अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। नाजरीन, मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे? फैज़ाबाद धरना केस इसकी ये समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। नजरसानी केस, ये समाअत कब होगी? ये तो वो अहम सवाल हैं जो सियासी और कानूनी अहमियत तो यकीनन रखते हैं। इनके जवाब भी हम आज के न्यूज़ रूम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के न्यूज़ रूम का हम आगाज़ करेंगे और डिस्कशन करेंगे महंगाई के हवाले से, क्योंकि सवाल जो है वो महंगाई के हवाले से आवाम से बहुत रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले भी हम बात करेंगे कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कब वतन वापस आएंगे। तो अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि तारीख जो है वो वही रहेगी। अब देखना यह है कि उस तारीख पे आते हैं या नहीं। कमिंग बैक टू महंगाई, हम अवाम की बात करते हैं। क्या अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? महंगाई में कुछ कमी आएगी? क्योंकि मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 38.66% हो गई है और हफ्तावार महंगाई की शरह में भी इजाफा हुआ है। 0.93% का इजाफा हुआ, जबकि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि बिजली बिल अब ज़्यादा नहीं होंगे बल्कि कम होते हुए नज़र आएंगे। तो खैर, इसका भी हम पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे कि ये सब कुछ कैसे होगा और कुछ मुतालिका हमारे साथ गेस्ट भी होंगे। साथ ही साथ साबिक़ वज़ीर आज़म की जो वापसी है और ये जो गुजरांवाला में मुलाकातों की एक खबर है, इसमें किस हद तक सच्चाई है, इसका भी जो है वो आप कह लीजिए कि डीप डाउन हम जाके इसको चेक करेंगे कि क्या कहते हैं शहबाज शरीफ और हकीकत क्या है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हो गया है। नसीब नहीं है, हसन की वापसी हुई है। हसन बहुत खुश हैं, वो कहते हैं जनरेटर वापस आ गया। अब हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि जनरेटर चले और फिर हमारे 14 तबक रोशन हो जाएं। लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ में बात कर लेते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की, जिससे मुतालिक इस वक्त गौर ख़ौज़ हो रहा है। लंदन में भी लोग जमा हो चुके हैं, लाहौर मॉडल टाउन में भी इस वक्त क़यादत मौजूद है, जो मरकज़ी क़यादत है, सूबाई क़यादत है। लेकिन इससे कहीं पहले जो आप कह लीजिए लंदन में एक्टिविटीज़ हैं, उसमें शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के दफ्तर पहुँचे, जहाँ पर नाश्ता हुआ, गपशप हुई। मरियम नवाज साहिबा भी वहाँ पर मौजूद हैं। गौर ये किया जा रहा है कि 21 तारीख को वापसी है और अब ये वापसी कैसे होगी, इसकी राह में कुछ रुकावटें हैं, उस पर भी बात होगी। इस्तकबाल कैसे होगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे कल तक ऐसा लग रहा था कि आज जो मुशावरत होगी उसके बाद शायद हो सकता है कि तारीख चेंज हो जाए, लेकिन तारीख चेंज नहीं हुई है। नून लीग की मरकज़ी क़यादत भी मॉडल टाउन पहुंच गई है और वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ पे एक इजलास होगा जिसमें नवाज शरीफ शिरकत करेंगे। वतन वापसी के हवाले से, आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। तो वो फैसले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लंदन में होंगे, वो पाकिस्तान में ही होंगे। और अभी जो कुछ देर बाद मुशावरती इजलास होने वाला है जिसको चेयर करेंगे नवाज शरीफ, उसमें कुछ अहम फैसले होंगे। तो देखना यह है कि अब क्या अहम फैसले होते हैं और क्या अनाउंसमेंट सामने आती हैं। नवाज शरीफ की 4 हफ्तों में वापसी 4 तक जा पहुंची है। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क गए थे साल 2019 में। उनके भाई शहबाज शरीफ के बयान हलफी पर अदालत ने उन्हें जाने की इजाज़त दी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा होती रहीं। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम बढ़ता चला गया। सऊदिया, दुबई, यूरोप गए मगर वतन वापस ना आए। दुबई में अहम सियासी मुलाकातें तक करते रहे लेकिन पाकिस्तान नहीं आए। अब एक बार फिर 21 तारीख दे दी गई है अक्टूबर की। देखना यह है कि नवाज शरीफ इस मरतबा अपनी इस 21 तारीख पर वापस आएंगे या नहीं आएंगे और इस रास्ते में बयानिया कितनी बड़ी रुकावट। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये सवाल भी है कि क्या नून लीग का जो नया बयानिया है नवाज शरीफ की वापसी में, ये तो मुश्किलात का सबब पैदा नहीं कर रहा। क्योंकि चंद रोज कबल नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में खिताब में नया बयानिया बताया था। बाजवा, फैज, साकिब निसार और खोसा मुल्क की तबाही के जिम्मेदार उन्होंने करार दिए थे। पाकिस्तान को बुरे दिन दिखाने वालों का एहतसाब होगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया मट्टी पाव नहीं चलेगा, मट्टी पाव वाला ये मामला नहीं है। पाकिस्तान को बुरे दिन दिखाने वालों का एहतसाब होगा, नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया। और उन्होंने कहा कि मुल्क को तबाही की हालत पर लाने वाले कत्ल से बड़े मुजरिम हैं। खुद एहतसाबी का पैगाम मुल्क के कोने कोने में पहुंचाएंगे, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया। नवाज शरीफ के आने की तारीख ही नहीं बल्कि वो खुद भी बदल गए हैं। इलेक्शन ना होने से निज़ाम रुका हुआ है। सियासतदानों को इलेक्शन से कबल हिफाजती ज़मानत करवा लेनी चाहिए। ये कोई और नहीं बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के आने की तारीख ही नहीं, वो खुद भी बदल गए हैं। ये बड़ा दावा है क्योंकि गुज़श्ता दिनों जो बयान उन्होंने दिया उससे ऐसा लगता नहीं है। साथ ही साथ चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि इलेक्शन ना होने से निज़ाम रुका हुआ है
और इलेक्शन में जाने से पहले सियासतदानों को हिफाजती ज़मानत भी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से परवेज़ इलाही, उनकी जमात के कुछ और लोग इस वक्त कानूनी पेचीदगियों का शिकार हैं। तो वो बाकी सियासतदानों को भी यही मशवरा दे रहे हैं कि इलेक्शन में जाने से पहले आप जो है वो हिफाजती ज़मानत करवा ही लें तो बेहतर है। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हो रही। जैसे हमने आपको पहले बताया कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मशवरे के लिए बुलाया, इसलिए मैं आया हूँ। गुजरावाला में कोई मुलाकात नहीं हुई, ना मैं गुजरावाला गया हूँ। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। लोग जानना चाह रहे हैं कि सब खैरियत तो है। वो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे हुक्म दिया कि तुम लंदन आ जाओ जी करना, तो मैं चला आया। अच्छा मियां साहब, सर आपकी गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर, क्या कहेंगे? जी गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर आपके। शहबाज शरीफ साहब जब यही वापसी की डेट मियां साहब वही तो शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपके सामने है। गुजरांवाला की मुलाकात पर वो कुछ बोले लेकिन सुना ही नहीं दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे पता नहीं चला कि मुलाकात हुई है नहीं। लेकिन उबैद, अगर हम फुटेज में देखें तो शहबाज शरीफ का वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, कुछ चुप चुप से लग रहे हैं। मशवरे के लिए गए ना, हाँ। वो किसी का पैगाम थोड़ी लेके गए, इसीलिए ठीक है। तो जब अब वापस आना है उन्होंने, जो कि 21 तारीख अनाउंस कर दी गई है, तो किन किन कानूनी चैलेंजेस का नवाज शरीफ को सामना होगा ये भी हम आपको बताते हैं। नवाज शरीफ 2019 में अदालती रिलीफ पर इलाज के लिए बरतानिया गए। पैनामा रेफरेंस में अदालत ने सजा में 4 हफ्तों का उन्हें रिलीफ दिया। नवाज शरीफ के वापस न आने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। नवाज शरीफ सजा याफ्ता और मफरूर मुलजिम हैं। मुल्क वापसी के लिए कबल अज गिरफ्तारी जमानत हासिल करना होगी। जमानत ना ली तो FIA एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार करने की पाबंद है। नवाज शरीफ को कानून के सामने पहले सरेंडर करना पड़ेगा, फिर तवील कानूनी जंग लड़ना होगी और पेशियां भुगतनी पड़ेंगी। मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा बाहर रहने की वजूहात भी देना होंगी। तो ये तमाम कानूनी चैलेंजेस होंगे जो कि सामना करना पड़ेगा कायद नून लीग नवाज शरीफ को। इस सब पे बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि तारीख में तब्दीली नहीं हुई है, 21 तारीख को ही नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी एक मुशावरती इजलास भी हो रहा है जिसमें कुछ अहम फैसले एक्सपेक्टेड हैं। कुछ हम ये कह सकते हैं कि अनयूजुअल कोई चीज़ सामने आ सकती है? जी बिल्कुल अनयूजुअल हो सकता है, क्योंकि जो मुतालबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के सामने रखा है उसमें उन्हीं 4 लोगों के एहतसाब की बात की गई है। और मियां नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि इनका एहतसाब हर हाल में ज़रूरी है। और एक सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके हवाले से भी मियां नवाज शरीफ का ये कहना है कि अगर उनका एहतसाब नहीं होता तो फिर ये सारी प्रैक्टिस जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि हमारे ज़राए यहाँ तक ये बात बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि फिर आप जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उन्हीं के दरमियान इलेक्शन करवा लें। मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि शायद फिर उनकी पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और बाकी मुक़्तदर हल्के जो हैं उनको पता है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ कोई ज़रूरत है मुल्क को, और कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जो इस तरह की सूरत हाल में मुल्क को निकाल सके। गुलाम मुर्तज़ा से हम एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि लंदन में मरियम नवाज़ भी मौजूद हैं, शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ से, वहाँ पे भी यकीनन कुछ डिस्कशंस हुई है। और जब नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो कानूनी चैलेंजेस भी हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो अब क्या लीगल टीम भी फाइनल हो गई है जो इन तमाम मामलात को देखेगी? जी लीगल टीम भी फाइनल है और एक ज़मानत कराई जाएगी ब्लैंकेट कवर के लिए। वो अब ज़मानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ली जाएगी और उसके बाद वो मियां नवाज शरीफ ये फैसला करेंगे कि वो आएंगे। उसके बाद एक ये हिफाजती ज़मानत इसको कहा जाता है लीगल टर्म में, उस हिफाजती ज़मानत के होते हुए वो उनको कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा और वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ और वहाँ पे जाके पेश हो जाएंगे। उसके बाद इनकी नॉर्मल केसेस जो हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी जो वापसी है इसके ऊपर अभी मुशावरत जो है वो हो रही है और होगी। तारीख तो दे दी गई थी, लेकिन क्या वो उसी तारीख को वापस आएंगे इसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। जिस तरह से यानी शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट के बाद भी अभी सवालिया निशान बरकरार है।
जी, मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सामने 3 से 4-5 लोगों के हवाले से जी। ये रखा था सामने कि इनका एहतसाब ज़रूरी है और अगर इनका एहतसाब ना किया गया तो फिर मेरे आने का यहाँ पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनके होते हुए जब उनका दौर था तो एक खुशहाली की तरफ हम बढ़ रहे थे, एक शादी शारिये बेहतर थे, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न थी, लेकिन वो उस वक्त उनको डिस्टर्ब किया गया और मुल्क की तरक्की को डिस्टर्ब किया गया। तो उनका ये कहना है कि उन तमाम किरदारों को सामने लाया जाए और उनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो चलाए जाएँ और करार वाकई सज़ा दी जाए। अब अगर एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस लगा हुआ है, नज़रसानी का केस है और फैज़ाबाद धरने की नज़रसानी का केस है। उसमें अगर उसका फैसला नज़रसानी केस में उस समात के लिए मुकर्रर हो जाता है और मुकर्रर हो गया है बल्कि, और उसमें यही कह दिया जाता है कि वो फैसला अपनी जगह पे बरकरार है और उसके साथ ये ऑर्डर कर दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर उसके ऊपर अमल दरामद की रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए, तो कम से कम 2 से 3 किरदार उस फैसले की रोशनी में उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा और अदारों के ऊपर कोई ऐसी कदगन भी नहीं होगी। वो बिल्कुल साफ सुथरे अल्फाज में ये कह सकेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, हमें ये हुक्म मानना लाजम है। तो मियां नवाज शरीफ का आधा मुतालबा उस केस के नज़रसानी के फैसले के मुस्बत आने के अंदाज में, यानी कि वही जो फैसला पहले किया गया था जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से, अब वो चीफ जस्टिस हैं, दोबारा केस उनके सामने नज़रसानी लगी है, नज़रसानी में भी वही फैसला मुतवक्को है जो इससे पहले था। वो 3 आधा मुतालबा तो मियां नवाज शरीफ का मान लिया जाएगा, फिर वो आएंगे, बाकी आधा मुतालबा जो है वो यहाँ आके उसके ऊपर जदोजहद करेंगे, क्योंकि बयानियाँ जिसकी बात की जा रही है वो यही है कि पाकिस्तान की तारीख में अगर आप देख लें तो जो भी शख्स मुक़्तदर हलकों के मुतल्लिक़ या जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ कुछ भी ऐसा किया हो, अगर वो उनके मुतल्लिक़ कोई पॉलिसी अपनाता है तो अवाम उसको बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, हमने ये देखा कि आम इंतखाबात को लेके भी मुस्लिम लीग ने इलेक्शन कमीशन के ऐलान का बड़ा खैर मकदम किया। पीपल्स पार्टी कुछ खौफ नज़र आ रही है, वो कह रही है कि तारीख देने की बजाय ये तो मुबहिम सा ऐलान है जो कर दिया गया है, लेकिन नून लीग इसको बड़ा पॉजिटिव देख रही है। देखिए, ये 54 डेज़ की बात है जब 30 सितंबर उन्होंने हतमी तारीख जो है वो अनाउंस कर दी है कि 30 नवंबर को हतमी फहरिस्तें जो है लगा दी जाएंगी हल्का बंदियों की, तो उसके बाद 1 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है कि 1 दिसंबर को शेड्यूल आ जाएगा और अगर वो चैलेंज नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि हल्का बंदियाँ चैलेंज कर दी जाएँ। अब कौन चैलेंज करता है, उसमें कितना वक्त लगता है, 10 दिन का वक्त लगता है या अदालतों में जाते हैं तो अदालत ये कहती है कि आप इसको आगे लेके चलें, इंतखाबात करवाएं, बाद में इनको चैलेंज कर लीजिएगा, तो ये उस वक्त की बात है। लेकिन अगर हम नॉर्मल रूटीन में देखें तो 30 जो नवंबर है उसके बाद 1 दिसंबर को शेड्यूल आ जाना चाहिए और 54 दिन चाहिए होते हैं किसी भी इलेक्शन के शेड्यूल के लिए। तो 54 दिनों में आप 24 जो आपकी 23-24 जनवरी जो बन रही है वो तारीख बन रही है 23-24 बिल्कुल जनवरी का आखिरी हफ्ता ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। इंतखाबात तो अभी थोड़े से दूर हैं, लेकिन अभी बात हो रही है कि कायद नून लीग आते हैं या नहीं। उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स भी रख दी हैं, किस हद तक उन्हें पूरा किया जाता है और फिर अगर पूरा किया जाता है तो वापस आते हैं और अगर नहीं किया जाता तो फिर क्या होता है, ये देखना जो है बाकी है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। साबिक़ वज़ीर आज़म के मुतालबात बड़े दिलचस्प हैं, देखते हैं कि वो किस सूरत पूरे होते हैं। खैर, हमें एक ब्रेक शामिल करने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। सिपहसालार का जिक्र करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सऊदी जनरल फयाज बिन हामिद ने आला सतह के फौजी वफ्द के हमरा जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। दिफा और सलामती के अमूर से मुतालिक बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी फौजी वफ्द ने चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल साहिर शमशाद से भी मुलाकात की है। तो ये अहम मुलाकातें जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। दूसरी तरफ साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी मौजूदा सियासी हालात और नून लीग के तर्ज अमल पर कुछ परेशान हैं। जरदारी ने मुस्तक़बिल के सियासी सेटअप के लिए चौधरी शुजात हुसैन से मशवरा मांग लिया है। नून लीग हुकूमती इत्तेहाद के वक्त किए वादों से पीछे हट गई है। आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं अब पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाए जाने का एहसास हो रहा है। आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात में यह भी कहा
चौधरी शुजात की नवाज शरीफ से बात करने की यकीन दहानी पर आसिफ अली जरदारी कुछ मुतमईन लौटे हैं, लेकिन ये हुकूमती इत्तेहादी रहे हैं और आज चौधरी शुजात हुसैन से कंसल्ट किया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने और अपने शिकवे नून लीग से मुतालिक शुजात हुसैन साहब के पास ले गए, जिनके ऑलरेडी नून लीग से मुतालिक बहुत शिकवे रहे हैं माजी बिल्कुल में। ऐसे, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी की है कि भाई मैं बात करता हूँ और इस तरह के जो मसले मसाइल हैं उससे मजीद हैजान पैदा होगा। लेट्स सी क्या होता है। इंतखाबात की बात करते हैं जिसकी तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पीपल्स पार्टी इसीलिए इलेक्शन कमीशन पहुँच गई है। कमर ज़मान कायरा की सरबराही में वफ़द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात भी हुई है। पीपल्स पार्टी वफ़द ने इलेक्शन शेड्यूल ना जारी करने पर अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। हल्का बंदियों से मुतालिक अपने खदशात और तजावीज़ भी पेश कर दी गई हैं। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का मुतालबा सामने आया है तो कमर ज़मान कायरा की ज़ेरे क़यादत ये वफ़द जो है इलेक्शन कमीशन से मिलने गया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं और इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का इन्होंने मुतालबा कर दिया है। जबकि पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ये कहते हैं कि इंतखाबात की कोई एक तारीख न देने से शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो सेनेट भी ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि फिर दो ही सूरतें निकलती हैं, एक तो एमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ। मौजूदा हालात में एमरजेंसी लगाई जा सकती है, ना ही मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। उन्होंने क्या कहा वो सुन लेते हैं। देनी चाहिए थी क्योंकि जब जनवरी के लास्ट वीक में गए हैं तो बाकी 6 दिन का मसला था, 6 दिन की में से कोई भी एक डेट देते, यहाँ से शक्कुक और शुबहात पैदा हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो हो गई है, अब डेट दे के ये चैप्टर को क्लोज कर देते हैं, मगर अभी तक चैप्टर क्लोज नहीं है। आखिरी हफ्ता में 6 दिन होते हैं, उनमें से किसी एक दिन का डेट दे देते, 2-3 दिन का फर्क पड़ता ना, तो कंफ्यूजन खत्म होता। जब कंफ्यूजन खत्म होता तो एक सर्टिफिकेशन आ जाती। इसका मतलब है कुछ है, डेट नहीं दे रहे। तो पहले से जो इस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ हैं वो ही नहीं बल्कि जो नई नई पार्टीज़ बनी हैं वो भी खासी एक्टिव नज़र आ रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की अगर हम बात करें तो इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का उन्होंने ऐलान किया है। जहांगीर तरीन कहते हैं कि इलेक्शन नागुज़ीर हैं, हर हाल में होने चाहिए, हमें इस्टेब्लिशमेंट की नहीं आवाम की मदद चाहिए और सियासत में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, फील्ड का आदमी हूँ, नाम लेकर किसी पर हमले नहीं करने चाहिए। खिलाफ हैं जाती हमलों, हम नहीं समझते कि एक इंफरादी हमले किसी के ऊपर होने चाहिए, नाम लेके लोगों को आप ये काम करें। अगर आपने कुछ करना है, कानून के मुताबिक करना है, तो आप जब पाकिस्तान में आए हैं, आपकी जो भी पोजीशन होती है आप उसमें काम करें अपना। और ये पहले से कह देना नाम लेके जी ये आदमी को ये इसलिए नहीं है। ख़ास तौर पे जो नाम लिया उन्होंने, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ये। और क्रिकेट शायकीन का इंतजार भी आज के रोज़ ख़त्म हुआ है क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम पाकिस्तान का ऐलान कर दिया गया, पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम कप्तान हैं और शादाब खान को नायब कप्तान बदस्तूर बरकरार रखा गया है। फास्ट बॉलर हसन अली की वापसी हुई है, इमामुल हक, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक ओपनर्स होंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, सऊद शकील मिडल ऑर्डर बैटर्स हैं और शादाब खान, मोहम्मद नवाज़ और उसामा मीर स्पिन का जादू जगाएंगे। जबकि पेस में इस वक्त शाहीन शाह आफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, हसन अली हैं और मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं। 3 रिज़र्व खिलाड़ी भी शामिल हैं, मोहम्मद हारिस हैं, इसमें अबरार हैं और ज़मान खान भी टीम के साथ भारत जाएंगे। तो टीम पाकिस्तान का ऐलान हो गया, पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हो गया है। भारत में ये वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, 50 ओवर के मैचेस होंगे और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में भरपूर मुशावरत की, दफ्तर ख़ारजा से भी और दीगर जो सिक्योरिटी के मामला देखने वाले लोग हैं उनसे भी, और फिर तय हुआ कि हम भारत जाएंगे। यानी हमने इस सारे मामले पर वो नहीं किया जो इंडिया ने एशिया कप में किया। तो हमारे लिए खेल बड़ा है और हम खेल खेलना चाहते हैं और मैदानों में ही खेलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब टीम पाकिस्तान भारत जाएगी तो यकीनन 2 चैलेंजेस होते हैं उनके लिए। एक तो ये कि उन्होंने भारत की सरजमीन पे खेलना है और दूसरा ये उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से जो कि टीम काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और मोराल हाई है और कहा जा रहा है कि हम अच्छा खेलेंगे और हमारी तमाम तर जो विशेज़ हैं वो भी अपनी टीम के साथ है। कुछ तब्दीलियाँ भी की गई हैं, नसीम शाह जो हैं वो अनफिट हो गए हैं, वो टीम से बाहर रहेंगे, लेकिन उनकी जगह जो है वो किनको रखा गया है? हसन अली को रखा गया है। जनरेटर वापस आ गया हमारा। तो बहरहाल आज जो चीफ सेलेक्टर हैं इंजमामुल हक, उन्होंने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, वो क्या बता रहे हैं ज़रा उन्हें भी सुने आप। आज जिस तरह आपको पता है इंजर्ड हुआ, बड़ा मेन बॉलर था। हसनैन को भी इंजरी हुई है, उसका भी डॉक्टर्स ने ना एंकल का जो सा ऑपरेशन किया है। एहसान उल्लाह था, उसका भी एल्बो का ऑपरेशन हुआ है। फास्ट बॉलिंग में ना हमारे पास ज़रा थोड़ी सी ऑप्शंस है ना कम थी और हमें जिस टाइम ये नसीम शाह बाहर हुआ, हमें नए बॉलर, ऐसा बॉलर ज़रूर चाहिए क्योंकि जो नया बॉल पे ना बॉलिंग कर सके। तो मेरे ख्याल में उसमें हसन अली बेहतरीन चॉइस है और
ये पुराना बॉल भी अच्छा करता है, नया भी करता है, एक्सपीरियंस भी है। मुझे ऐसा लगता है ये टीम मैन भी है, क्योंकि जिस टाइम भी जाओ तो इसके आने से एनर्जी टीम में आती है। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने वर्ल्ड कप में शिरकत से माजरत की है। इस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि विद अ हैवी हार्ट आई एम शेयरिंग दैट आई विल नॉट बी part of this amazing team that will be representing our beloved country. While I am disappointed, I believe everything is in Allah's hand. इंशाल्लाह विल बी ऑन द फील्ड वेरी सून। तो वो कुछ मायूस हैं इस इंजरी से, लेकिन उन्होंने टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया और डेफिनेटली ये जो फास्ट बॉलर्स हैं इनके लिए बड़ी मुश्किल भी रहती है, इंजरीज़ का भी ज़्यादा शिकार होते हैं। तो ऐसे में रिकवरी पीरियड भी इन्हें अगर ग्रेसफुली मिल जाए, जैसे कि शाहीन को आप देखें कि एक टाइम उनका रहा, नी की इंजरी थी उनकी बड़ी क्रिटिकल, उसके लिए उन्होंने टाइम लिया, रिकवरी हुई और उसके बाद अब वो आपको परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। तो हमारी दुआएं नसीम शाह के साथ हैं कि ये रिकवर करें। के जज्बात भी उबैद हम समझ सकते हैं कि वर्ल्ड कप हर खिलाड़ी का एक ख्वाब होता है और उसमें अच्छा परफॉर्म करना हर खिलाड़ी उसके लिए मेहनत कर रहा होता है और अब वो वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमारी दुआ है कि वो जल्दी से फिट हो जाएं और टीम को दोबारा से ज्वाइन कर लें। ज़ाती मसरूफियात की वजह से बोर्ड मीटिंग में शिरकत नहीं कर सका चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने भी वजाहत की है। वो बोले कि मेडिकल चेकअप की वजह से मैं इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर सका, इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ मुंसलिक किया गया, मेरा किसी बात से कोई एतराज़ नहीं था। चीफ सेलेक्टर ने कौमी टीम में लड़ाई की खबरों को भी बेबुनियाद करार दिया। चला गया कि जी मैं नई मीटिंग पे आ सका 20 तारीख को, तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों के साथ है ना मुंसलिक किया गया। मेरा बिल्कुल पर्सनल काम था और मेरा कोई किसी चीज़ से कोई उस पर इतराज़ नहीं था। मेरा थोड़ा सा चेकअप वगैरह था तो मैं अपना वो करवाता, तो मेरा वो वाली चीज़ थी, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और ये जो उनसे मीटिंग हुई थी लोगों के लिए है कि जी हम पता नहीं किस लिए वाली मीटिंग हो रही थी। चेयरमैन साहब ने जो वो मीटिंग की थी, हम इंजरीज़ का रिव्यू कर रहे थे। अगर कोई ये समझ रहा है कि जो उस मीटिंग में मैं नहीं आया था तो कोई वजह थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। टीम का ऐलान तो हो गया है, स्केड्यूल क्या है वो आपको बताते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मैच कब और किसके साथ खेला जाएगा ये स्केड्यूल भी सामने आ गया है। जनाब, पाकिस्तान का पहला मैच 6 अक्टूबर को होगा और ये मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ हैदराबाद में खेला जाएगा। दूसरा मैच 10 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा। पाकिस्तान का इंडिया के साथ 14 अक्टूबर को जोड़ पड़ेगा। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ 23 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 31 अक्टूबर को खेला जाएगा और 4 नवंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होगा और 11 नवंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच खेला जाएगा। तो ये था स्केड्यूल जो कि पाकिस्तान, उसके बाद फिर हमारी परफॉर्मेंस पे हम फिर आगे भी जा सकते हैं, सेमीफाइनल और फिर फाइनल की हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन खैर जो हमारा स्क्वाड है वो बड़ा बैलेंस्ड भी है। कुछ लोग इस पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं कि एक तो एक ही वक्त में इतने सारे प्लेयर्स जो हैं वो कैसे इंजरी का शिकार हो गए हैं और सारे मामलात हैं। लेकिन खैर प्लेयर्स हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें ऊंच नीच चलती रहती है, परफॉर्मेंस का मसला चलता रहता है। इस पर जरा हम वापस आते हैं, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। नवाज शरीफ ने एक बार फिर बड़े एहतसाब का मुतालबा किया। वो ये कह रहे हैं कि खिलंदड़ों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। 2017 में हंसते बसते पाकिस्तान को तबाही के दाने पर लाया गया। साजिशी अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। तो लंदन में जारी जो इस वक्त इजलास है उसमें नवाज शरीफ की गुफ्तगू यही है कि 2017 के जो मामलात थे, पनामा से शुरू होकर इकामा पे उनकी जो रवानगी हुई, उसके जो किरदार हैं चाहे वो किसी भी जगह उनका एहतसाब हो, यानी बड़ा एहतसाब। इंटरेस्टिंग है कि मरियम नवाज भी कह रही हैं कि हम बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन बयानात और जो उनके मुतालबात हैं उससे तो कुछ और ही समझ आ रही है। खैर अभी हम बात करें, डेफिनेशन तो फिर ये भी हो जाती है ना कि इख्तिदार में आके किसी से बदला लेना और अपनी जो कह लीजिए कि ग्रज है उसको निकालना। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो मुतल्लिका फोरम है वो अपने अपने यहाँ के जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं वो ग्रजीज ही हैं जो मतलब कह रहे हैं कि डिसेंट तरीके से बदला ले लें। चलें, डिसेंट तरीके से बदला लेना चाह रहे हैं और कैसे हो सकता है बदला ना लिया जाए। ऐसे ही है, साजिशी किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पाकिस्तान से आए रहनुमाओं से जब मुलाकात हुई तो मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और उनकी जानिब से कुछ मुतालबात भी सामने आ गए हैं। खैर हम खेल और खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, यानी बाकायदा खेल और बाकायदा खिलाड़ियों की। तो हमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तलाल डार ने ज्वाइन किया है। तलाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइए कि जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है ये पूरा है, इसमें कोई कमी रह गई? समझते हैं कुछ लोग के फास्ट बॉलर जो रिप्लेस हुआ है उसकी जगह किसी और को आ जाना चाहिए था, हमारा पुराना खिलाड़ी।
थैंक्स फॉर हैविंग मी उबैद भाई। और बिल्कुल आपने जैसे बात की कि कुछ कमी तो नज़र आ रही है, क्योंकि हमने एशिया जो कप हुआ उसमें देखा कि आखिरी जो 2 मैच खेले इस टीम ने, एक तो भारत के खिलाफ बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद श्रीलंका की मतलब टीम के खिलाफ, जिस श्रीलंका की टीम को 50 पे आउट किया भारत ने, उस टीम से हार जाना मतलब काफ़ी मायूस कुन था। और 4 से 5 खिलाड़ी हैं जिनके फॉर्म पे इस वक्त काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। शादाब खान है, मोहम्मद नवाज है, फ़खर जमान है, बाबर आजम का अपना फॉर्म है, और फिर बाबर आजम नसीम शाह की जगह पे हसन अली को लेके आए हैं। हसन अली का आपको हमें पता है कि आखिरी जो 2-3 उन्होंने वर्ल्ड कप खेले हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी, खास तौर पे जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें जिस तरह उन्होंने मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप किया, उसके बाद से उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर तरफ से हमें मतलब जो है ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। तो सवालात तो काफ़ी हैं, लेकिन बाबर आजम ने मैसेज ये दिया सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी को कि मेरे पे ट्रस्ट करें और जो खिलाड़ी मैं मांग रहा हूँ मुझे दें, इनसे ही मैं आपको अच्छा रिजल्ट लेके दूंगा। तो अगर बाबर आजम इस टीम के साथ अब अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखा सके तो बाबर आजम के फ्यूचर पे भी एज ए कैप्टन एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा यकीनी तौर पर। लेकिन वो तो बोर्ड में एक सेटअप, एक माइंडसेट ये भी तो पाया जाता है ना तलाल के अभी इस कप्तान को सिखाना है। एक तो हमारे यहाँ कप्तानों को सिखाने वाला सिलसिला भी बड़ा चलता है, इस सिखाने के चक्कर में हम रह जाते हैं। हो चुके हैं बाबर आजम को कप्तानी करते हुए और हमें बहुत से फ्लॉज नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि 2021 का जो वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान एक विनिंग पोजीशन में था, वहां से वो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे। फिर हमने 2022 का जो T20 एशिया कप का फाइनल था श्रीलंका के खिलाफ 58 पे 5 आउट कर दिए थे, उस सिचुएशन से हारे। और इसी तरह हमने काफी मैचेस में ऐसा नजर आए हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में हमें वो स्पार्क नजर नहीं आता कि जिस तरह काफी लोग बात कर रहे थे कि इंडिया जब एशिया कप फाइनल के अंदर ये 2023 में श्रीलंका को उन्होंने 50 पे इसलिए आउट किया क्योंकि जब उन्होंने ऊपर से विकेट्स लिए तो उन्होंने फास्ट बॉलर से पूरे ओवर कराए। दूसरी तरफ हमें बाबर आजम का ये नजर आता है कि वो जो एक प्लान मैच से पहले बना के लाए होते हैं उसी के ऊपर अमल करते रहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नजर नहीं आती, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन नजर नहीं आता, कोई आउट ऑफ बॉक्स कैप्टेंसी ने नजर आती है। हाँ, वो एज पर सिचुएशन, एज पर सिनेरियो जो है वो अपने चीज़ों को चेंज नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करते फील्ड को। मैं आपके साथ साथ चौधरी अशरफ साहब को भी वेलकम करता हूँ, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, PNN के लिए मामलात को रिपोर्ट करते हैं, नजर रखते हैं। चौधरी साहब, तलाल डार साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यकीनी तौर पर वो भी ये समझते हैं कि कुछ कमी रह गई। आप मुझे ज़रा ये बताएं कि ये सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स हो रही थी, कौन कौन से नाम अंडर कंसिडरेशन थे जिनको शामिल नहीं किया गया स्क्वाड में लेकिन कंसिडरेशन में थे? पहले भी अपने PNN को बताया था कि एशिया कप का जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप के स्क्वाड कोई उससे मुख्तलिफ नहीं होगा, यही टीम जो इसमें 1 से 2 तब्दीलियाँ होंगी और वही हुआ कि एक ही तब्दीली की गई। जहाँ तक माजी की शिकस्तों का बात है तो माजी की शिकस्तों को अब भूलकर वर्ल्ड कप पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि इसके लिए ICC ने इनामी रकम का भी ऐलान कर दिया है। $1 करोड़ इनामी रकम है और फातेह टीम को 40 लाख तो वैसे बहुत सारे डॉलर चाहिए। हाँ, तो डॉलर की बरसात कर दिया ICC ने। अब ये है कि यहाँ पर अब खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही उनको डॉलर मिलेंगे। लेकिन ये इसके साथ साथ ये भी बात है कि चाहे आप जीतो या हारो फिर भी आपको डॉलर वहाँ पर मिलेंगे, सिर्फ पार्टिसिपेशन फ़ीस भी आपको मिलेगी, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक स्क्वाड की बात है तो अब ये स्क्वाड अनाउंस हो गया, हमें इस पूरे स्क्वाड को बैकअप करना है, इसी से अच्छे नताइज की हमने तवक्को करनी है। अगर हम कहें कि ये स्क्वाड माजी में क्या गलतियां करता रहा है, अब उससे भूल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो गुजर गया वो गुजर गया। हाँ, अब हमें गुजर तो गया, लेकिन मैं जरा इसी बात को आपकी तरह तलाल की तरह तलाल, लेकिन ये जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि जो गुजर गया वो गुजर गया, जब आप इंडिया में जाके खेल रहे होंगे तो वो इंडियन क्राउड का एक एडेड प्रेशर, फिर वो जानबूझ के आएंगे भी, बोतलों के ढक्कन भी आएंगे, नारे भी आएंगे, पता नहीं क्या कुछ होगा। तो एक एडेड प्रेशर में हमने खेलना है, उसमें भी अगर हम ये बोलें कि अब जो भी है बस यही है हमारे लड़के, तो इससे तो फिर काम नहीं चलेगा ना। बिल्कुल उबैद भाई, देखिए वहाँ पे 1,30,000 का नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा अहमदाबाद में और उस स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। काफी प्रेशर भी होगा और चौधरी साहब की इस बात से तो मैं एग्री करूंगा कि हमें इन खिलाड़ियों का बैक करना है, इन्हें सपोर्ट करना है, क्योंकि अगला जो तकरीबन 2 महीने हैं वो यही पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमें इन्हीं से अच्छे की उम्मीद करनी है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमें गलतियों से भी सीखना पड़ेगा, उम्मीद करनी पड़ेगी कि जो ये खिलाड़ी एशिया कप में जो इन्होंने गलतियां की हैं वो ना दोहराएं या पिछले कुछ इवेंट्स में। और सपोर्ट तो हमारी इनके साथ है क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की जर्सी उन्होंने पहनी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दुआएं तो सपोर्ट तो हमारी उनके साथ हैं।
लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करना प्लीज चाहूंगा। प्लीज बोलें। जो चीफ सेलेक्टर हैं वो भी, उनको भी इस चीज़ की परेशानी लायक है कि अगर हम इब्तदाई 3 से 4 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं, जो मिडल आर्डर आता है दूसरी टीम का, उसके बाद हमारे जो मिडल आर्डर के बॉलर्स होते हैं वो उनको आउट नहीं कर पाते। इस पे जो टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, ये तमाम इनकी भी परेशानी। आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजमामुल हक ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि जब हमारा मिडल आर्डर आता है बॉलिंग का तो वो अगली टीम को आउट नहीं कर पाता, और जब हमारे मिडल आर्डर की बैटिंग की बारी आती है तो वो भी रेत की दीवार साबित होता है। तो इससे दिखाई देता है कि यहाँ पर टीम में कुछ वर्क करने की ज़रूरत है, ऐसे फैसलों की ज़रूरत है। जिस तरह तला डार ने कहा कि अगर एक टीम आप 5 आउट जल्द कर लेते हैं तो फिर आपके जो मेन बॉलर्स हैं उनको क्यों हटाया जाता है? ये कहीं पे कंसिडरेशन में आया क्योंकि हमें बीच के जो ओवर्स हैं उसमें मुश्किल आ रही है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, तो शुरू के 20 ओवर और आखिरी के 20 ओवर कर लेते हैं, बीच में 10 ओवर का फिर ब्रेक ले लेते हैं। ऐसा कुछ हुआ कंसिडरेशन में? रिक्वेस्ट किया किससे? नहीं, देखिए उबैद, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 50 ओवर्स का मैच है और बहुत लंबे अरसे से पिछले 2-2.5 साल से जो क्रिकेट है वो T20 क्रिकेट ही ज़्यादा खेली जा रही थी। अब क्योंकि वनडे के क्रिकेट का वर्ल्ड कप आया है, अब सब चलें देख लेते हैं। लेकिन देखें बॉयज़, हम आपके साथ हैं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है, आपको पूरा जो है वो आपके लिए नारे शारे लगाएंगे, आवाज़ें कसेंगे, बस जीत के आइएगा, अच्छा खेलिएगा और आपकी गलतियों पर भी नजर रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। तलाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। चौधरी अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। तो हमारे बाकायदा खेल और खिलाड़ी हैं जिनको हमने सपोर्ट करना है और करते रहेंगे। और इसके बाद उबैद हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से भी, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी क़यादत सरदार लतीफ़ खोसा से खासी नाराज़ नज़र आ रही है। और सरदार लतीफ़ खोसा की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकनीयत उनकी मुअत्तल कर दी गई है। इस पे भी बात करेंगे। कुछ कंफ्यूजन हमारे न्यूज़ रूम नहीं बिल्कुल नहीं होगी कंफ्यूजन, हम इसमें क्लैरिटी ले आते हैं। देखें दिन भर की मोटी मोटी बड़ी खबरें क्या हैं। एक तो ये कि लतीफ़ खोसा की रुकनीत मुअत्तल हो गई है, वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। दूसरा, इसके अलावा जनाब आपके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो खिलंदरों का टोला है उसके खिलाफ बड़ा एहतसाब हो, सारी चीज़ें हो, तो हम इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। लेकिन मेरा आपका गम क्या है? महंगाई। बिल्कुल ऐसे जो हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे कि जो अवाम है उसका मसला ये है कि महंगाई कब कम होगी, क्योंकि मजमूई शरह महंगाई की 38.66% हो गई है। और अगर हम हफ्तावार महंगाई की शरह में बात करें तो 0.93% इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। कुछ अशिया सस्ती हुई हैं, कुछ महंगी हुई हैं, और 22 अशिया जनाब महंगी हो गई हैं और 11 सस्ती हुई हैं। प्याज, दाल मसूर, दाल मूंग, दाल माश, अंडे, चिकन और मटन की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो महंगाई से जो आवाम परेशान हैं उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जो बेसिक अशिया हैं, अशिया ज़रूरिया जिनकी हम बात करें तो उनकी भी प्राइस में इजाफा हुआ है। इस सब पे बात करने के लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक जानिब हम देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, और अगर हम आपकी जमात की बात करें तो आपकी जमात महंगाई को ही लेके धरने भी दे रही है और आवाम की बात जो है वो कर रही है। सर, आपको लग रहा है कि आवाम की सुनवाई किसी हद तक भी हो सकेगी? महंगाई हकीकी नहीं है, ये जाली है, ये मसनूई है, ये माफियाज ने मिलकर हम पर मुसल्लत की है, माफियाज के हाथों में खेल रही है। अवाम अब बेदार हो गए हैं और अब वो ज़माना नहीं है कि बंद कमरों में अवाम की किस्मत के फ़ैसले करें। हम दलाइल की बुनियाद पर बात करते हैं, अब हम हक़ाइक़ को जानते हैं। पाकिस्तान आटा क्यों महंगा है, इधर चावल क्यों महंगा है, चीनी क्यों महंगा है, दाल क्यों महंगा है। अगर आप ये बहाना बनाते हैं कि तेल इसलिए महंगा है कि वो बाहर से आ रहा है, दरामद हो रहा है, तो चावल और चीनी और दाल तो यहाँ पैदा होता है। लेकिन जाहिर है आटा माफियाज है, पेट्रोल माफिया है, प्याज माफिया है, डीजल माफिया है। इन सब ने मिलकर हमारी सोसाइटी को अरगमाल बनाया है। तो इन माशी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमने जिहाद का ऐलान किया है, एक अवामी बेदारी है, और हम इसमें इंशाअल्लाह हर कीमत पर कामयाब हो जाएंगे और हम हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं, करेंगे कि ये जो फजूल महंगाई है, बेजवाज़ महंगाई है, उसको वापस ले ले।
सिराजुल हक साहब, जिस तरह से आपने बात की है कि ये मसनूई महंगाई है, हम देख रहे हैं कि जैसे ही क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ तो इस तमाम सूरत हाल में कुछ हमने कमी देखी, और अभी काकड़ साहब का बयान आया है कि बिल ज़्यादा नहीं बल्कि कम होंगे, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। कितना इंतज़ार करें? देखिए, हम चाहते हैं कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसमें इन्होंने 48% टैक्सेस शामिल की है। तो ये जुल्म नहीं है कि अगर आप 100 रुपये की बिजली इस्तेमाल करते हैं और 48 रुपये आप इजाफी टैक्स दे रहे हैं, आखिर क्यों? और टैक्सेस भी ऐसे हैं जिनके नाम तो हैं लेकिन लेने वाले को भी पता नहीं है कि ये है क्या भला। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस इजाफी टैक्सेस का बोझ आवाम पर न डाले। फिर हुकूमत खुद कहती है कि हम 550 अरब की यहाँ चोरी है, तो चोरी अगर हुकूमत और हुकूमत का अमला उसमें शामिल है, उसका बोझ आदमी पर क्यों डालते हैं? एक पाकिस्तानी कम से कम 5 चोरों का बोझ बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। अगर हम आवाम की बात करें तो आवाम जो है, आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि आवाम अब समझदार हो गई है, तो इसके लिए आपको लगता है सर इंतखाबात होने बहुत ज़रूरी है? और इलेक्शन कमीशन ने कल जो ऐलान किया इंतखाबात के हवाले से जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में, किस तरह से आप इस इक़दाम को देख रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, बरवक़्त हो, जल्दी हो। इस दलदल से निकलने का वाहिद रास्ता यही है। निगरान हुकूमत की सलाहियत नहीं है, न उन पर लोग एतमाद करते हैं, न बाहर की दुनिया उनके साथ बातचीत करती है। इसलिए चाहते हैं कि यहाँ एक मैंडेट वाली हुकूमत बन जाए, मुस्तहकम हुकूमत बन जाए। लेकिन इस वक्त तो लोगों को जीने की ज़रूरत है। इलेक्शन अपनी जगह पर एक अहम चीज़ है, कपड़े हो, खूबसूरत हो, वेस्टकोट हो, कोट हो, ये और चीज़ है। लेकिन पहली चीज़ तो यह है कि जिस्म के अंदर रूह तो हो। अगर रूह ही निकल जाए तो कपड़ों को क्या करे, और टोपी को क्या करे, और वेस्टकोट को क्या करे, और बूट को क्या करे। इस वक्त लोगों की जीने का मसला है। हमारा नारा यही है कि आवाम को जीने दो, तलबा को जीने दो, मजदूरों को जीने दो, काश्तकारों को जीने दो, लोगों को तो जीने तो दो ना। बिल्कुल ऐसे। सिराजुल हक साहब, एक जानिब जिस तरह से आपकी जमात आवाम के हकूक़ की बात कर रही है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं इंतखाबात की गूंज है, और जो सियासी पार्टीज़ हैं जो पहले बड़ी हमें इत्तेहादी नज़र आ रही थी, उनके बीच भी आजकल कुछ तनाव पाया जा रहा है, बयानातबाजी का सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे आप, नून लीग और पीपल्स पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक तवील अरसे से पाकिस्तानी सियासत को यरगमाल बनाया है, और पैसे के ज़ोर पर लूटी हुई दौलत की बुनियाद पर यह सियासत करती है। जब इनका मुफाद हो एक हो जाते हैं, और मुफाद ना हो तो शाम एक होते हैं, नारे लगाते हैं कि बिलावल मरियम भाई भाई, बहन भाई, और फिर शाम को आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं। तो ये मुफादात की सियासत करते हैं। हमारा मसला यही है कि ये जो जागीरदार है, जालिम जागीरदार, करप्ट सरमायादार, पैसे की बुनियाद पर यह सियासत पर गालिब आते हैं और फिर पूरी कौम को निचोड़ लेते हैं। अब हम आवाम को इसलिए बेदार कर रहे हैं कि इन लोगों के नारों में ना आना, इनकी साजिशों में ना आना, और पहले भी ये इस्टेब्लिशमेंट के फीडर की बुनियाद पर सियासत करते रहे, और अब भी उसी के लिए दोनों कोशां हैं कि अगर मुझे एक बोतल मिलता है तो कहते हैं कि उनको भी मिले। लेकिन जमात इस्लामी की जो लड़ाई है, जो जंग है, वो गुर्बत, जहालत, महंगाई, बदअमनी के ख़िलाफ़ है। और यही वो पार्टी है जिनका नाम आप ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी है, PDM है, PTI है। 5 साल इन्होंने हुकूमत की है, और आज अगर गुर्बत और महंगाई है तो जिन्नात की वजह से नहीं है, इन्हीं पार्टियों की वजह से है, जो कभी एक होते हैं और कभी आपस में बिल्कुल ऐसे। और सवाल ये भी है कि अब आम इंतखाबात के लिए जब इन्होंने अवाम के पास जाना है तो क्या मैंडेट लेके जाएंगे, क्या लेगेसी इन्होंने छोड़ी है जो ये अवाम के सामने रखेंगे? सर, नून लीग, कायद नून लीग की जो वापसी है उसके हवाले से भी खबर आ गई है कि 21 तारीख को वो वापस आ रहे हैं। आपको लग रहा है उनकी वापसी से सियासी हैजान जो है उसमें कुछ कमी आएगी, इजाफा होगा, और कुछ कानूनी चैलेंजेस हैं उनका भी उन्होंने सामना करना है? किस तरह से देख रहे हैं आप वापसी को? देखिए, सवाल तो आप उनसे पूछे कि वो आ रहे या नहीं आ रहे हैं, या कानूनी मुश्किलात सर वापस आते नजर आ रहे हैं आपको? इस वक्त तो मैं तो इतना ही समझता हूँ कि PDM और पीपल्स पार्टी और PTI की वजह से 25 करोड़ अवाम मुश्किल से दो चार है। दलदल में ये मुल्क इन्होंने पंसाया है। IMF
वर्ल्ड बैंक का ग़ुलाम बनाया है। IPPs के मुआहदे करके उन्होंने पूरी कौम को जंजीरों से बांधा है। पहले ये अपने उन आमाल का जवाब दे कौम के सामने। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये कौम का सामना नहीं कर सकते। इन्होंने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अमन अमान को ख़राब किया। ये किस चेहरे के साथ लोगों के पास जाएंगे? इनको एक नहीं बार बार मौका मिला और हर बार इन्होंने कौम के साथ धोखा किया है, जुल्म किया है, ज़्यादती की है। अब कौम के पास ये लोग जाएंगे तो इनका इस्तकबाल वो करेंगे, इनको पता चलेगा, इसलिए कि लोगों के लिए जीना इन्होंने मुश्किल बनाया है। बिल्कुल, ऐसी आवाम की परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सिराजुल हक साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड, आजकल हम बहुत ये वर्ड सुन रहे हैं, बड़ी बाज़गश्त है। आपको भी ऐसा लगता है कि जो आपकी जमात है उसमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड का कहीं मुतालबा आपका है या बस ये पीपल्स पार्टी चाहती है? इसका मतलब यही है, मैं पहले से कहता हूँ कि इन लोगों की लड़ाई गुर्बत के ख़िलाफ़ नहीं है, जहालत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बदअमनी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये गरीब आदमी के लिए नहीं है। इनकी लड़ाई ज़ात के लिए है और इनकी जो सियासत है वो इसी इस्टेब्लिशमेंट के फीडर की बुनियाद पर है। तो यही चाहते हैं कि अगर एक बोतल दूध का उनको मिलता है तो उसी तरह दूध का बोतल मुझे मिले। हमारा ये मौक़िफ़ है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट ये गैर जानिबदार रहे और जिस दिन ये गैर जानिबदार हो जाएंगे उस दिन पीपल पार्टी और PDM और PTI की सियासत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जमात इस्लामी का मुतालबा है गैर जानिबदारी। बहुत शुक्रिया अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब आपके वक्त का। और बात ये हो रही थी कि वो जमात इस्लामी है वो अवाम के हुकूक का मुतालबा करती है और चाहती है कि अवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं और यही इनका बयानिया है जो कि इंतखाबात में ये आगे लेके चलेंगे। हमें क्विक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और इस आर में हम सबसे पहले फैज़ाबाद धरना केस की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर को फैज़ाबाद धरना केस की समाअत होगी और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिस बेंच की सदारत करेंगे। 3 रुकनी ये बेंच है जो कि इस केस की समाअत करने जा रहा है और देखना अब ये है कि इसकी समाअत में और फिर उसके बाद क्या इस बीच क्या कुछ होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। खैर, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक जो लंदन में मुशावरत हो रही है, नतीजा क्या होगा, तारीख वही रहेगी, तब्दील होगी, बयानिए में नरमी आएगी, सख्ती आएगी, ये सारे मामलात भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ स्क्रीन पर अब आप जो दूसरा हाईलाइटेड इशू देखेंगे वो है सियासी हंगामा और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, क्योंकि आज ही पता चला है कि 38% तक महंगाई पहुंच चुकी है और माहाना बुनियादों पर भी इसमें इजाफा हो रहा है। तीसरी जो चीज़ हाईलाइटेड आपके सामने है वो जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, फैज़ाबाद धरना। तो ये फैज़ाबाद धरना केस से मुताल्लिक जो नज़रसानी का मामला है वो 28 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी होगा कि फैज़ाबाद धरना से मुताल्लिक जो मामलात थे उन्हें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ही सुना था बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इस पर एक फ़ैसला मौजूद है और उस फैसले पर अपील दायर की गई और इस फैसले के बाद कुछ जो मामलात होते रहे वो भी खैर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस समाअत के लिए अब बिल आखिर मुकर्रर हो चुका है एक ऐसे वक्त में जब काजी फ़ाइज़ ईसा मुल्क के चीफ जस्टिस हैं और 28 तारीख को इस सारे मामले की समाअत होने जा रही है। अपीलें 4 साल से इल्तवा का शिकार थीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को इस सारे मामले की समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। नवंबर 2017 में रावलपिंडी फैज़ाबाद के मकाम पर मजहबी जमात के धरने का सो मोटो हुआ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सो मोटो केस का फैसला सुनाया। सिक्योरिटी इदारों के मुलाजमीन पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम था। अदालत ने हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। 15 अप्रैल 2019 को नज़रसानी दरख्वास्तें दायर कर दी गईं। दरख्वास्तें वजारत दिफा, तहरीक इंसाफ, MQM, शेख रशीद और दीगर ने दायर की। साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत के लिए इन मामलात को मुकर्रर नहीं किया, लेकिन अब दिल आखिर 4 साल बाद इस सारे मामले पर नज़रसानी अपील की समाअत होने जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। फैज़ाबाद धरने की अगर हम बात करें और अदालती फैसले की बात करें तो उसमें क्या था हम आपको बताते हैं। सरकारी इदारों के मुलाजमीन पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम था। अदालत ने हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। सिक्योरिटी और खुफिया इदारों को अपने दायरा इख्तियार में रहने की हिदायत की गई। अदालत ने सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान को वजारत दिफा के तवस्सुत से ये हुक्म दिया। अदालत का यह हुक्म था कि हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ
कार्रवाई करें। साथ ही साथ अदालती फैसले में ये कहा गया कि आईन पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों को सियासी जमात की हिमायत से रोकता है। सिक्योरिटी इदारों को अपने मैंडेट से तजावुज नहीं करना चाहिए, ना ही चैनल्स और अखबारात की नशर व अशात में मुदाखलत का उन्हें इख्तियार है। फैसले में यह भी कहा गया कि हुकूमत या कोई भी खुफिया इदारा इजहार राय की आज़ादी पर कदगन नहीं लगा सकता। तो फैसले में क्या कुछ पॉइंट्स थे वो हमने आपको बता दिए हैं, और इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि फैज़ाबाद धरना कब और कैसे हुआ। हाँ जी, फैज़ाबाद धरना जो है वो कब और कैसे हुआ ये भी ज़रा आपको बता देते हैं। 2017 का इलेक्शन एक्ट का मामला था। ख़त्म नबूवत के हलफनामे में जो है वो कुछ तरमीम की निशानदेही शेख रशीद अहमद ने की और उसके बाद जो है ये एहतजाज हो गया। इलेक्शन तरमीमी बिल में हलफनामे के अल्फाज तब्दील होने पर इस एहतजाज का आगाज़ हुआ। 19 अक्टूबर को पार्लियामेंट ने पहले होने वाली जो कानून साजी है उससे मुताल्लिक़ देखा। 5 नवंबर मजहबी जमात फैज़ाबाद पर पहुंच गई। फिर फैज़ाबाद पर 22 रोज़ तक ये धरना भी जारी रहा और फिर बिल आखिर इसे मुज़ाकरात के ज़रिए खुश उसलूबी से हल कर लिया गया। लेकिन इस बीच एम्बुलेंसेस फंसी रहीं। जुड़मा शहरों के जो मकीन थे उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन रही। हालात कशीदा रहे। सिक्योरिटी एहलकार और धरने के शुरका ज़ख्मी भी हुए, क्योंकि जब ऑपरेशन किया गया तो फिर इस पर काफ़ी खर्च भी हुआ। कुल 19 करोड़ 55 लाख रुपए खर्चा आया। मुजाहिरीन की तोड़फोड़ से ख़जाने को 6 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। और उस वक्त के जो वज़ीर क़ानून थे जाहिद हामिद, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़े के बाद हुकूमत और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब हुए और फिर जाकर ये धरना ख़त्म हुआ। खैर, डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया। कहिएगा कि ये जो सारा मामला है 4 साल तक इसका इंतज़ार होता रहा, लेकिन अब बिल आखिर 4 साल बाद जब इस मामले को पुटअप कर दिया गया है, लगा दिया गया है, तारीख लगा दी गई है, तो ये कहना कहीं गलत तो नहीं होगा कि बहुत सारे मामलात की दुरुस्तगी की तरफ ये कदम उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल उबैद, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो नज़रसानी का जो वक्त है जिस टाइम लिया है, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इलेक्शन का जो है वो बगल बजा चुका है। दूसरी तरफ 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं और वो अपने बयानिए के हवाले से कुछ किरदारों का जिक्र कर चुके हैं। तो जो ये जो फैसला था 2019 में जो सुनाया था काजी फाइज ईसा ने, इसमें बड़ा उन्होंने स्पेसिफिकली बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे किरदारों को जो है वो निशानदेही की थी और उसमें उन्होंने कहा था और मुतलका जो इदारों के सरबराहान हैं उनको हुक्म दिया था कि वो उन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने 2007 जब आपको याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार के खिलाफ जब वो कराची जा रहे थे तो उस वक्त जो कराची में एक 12 मई का इंसिडेंट हुआ था, सरेआम गोलियां चली थी और कई लोग उसमें शहीद हुए थे। तो फिर उस वक्त भी सदर मुशर्रफ ने यहाँ इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने मुक्का लहराया था, उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया था। उसके बाद हमने 2014 में देखा, उसके बाद ये फैज़ाबाद का जो धरना हुआ, तो बहुत सारे जो इदारों के जो हाजिर सर्विस किरदार हैं वो किसी न किसी तौर पर जो है वो किसी न किसी मूवमेंट के पीछे, किसी न किसी जमात के पीछे, किसी न किसी शख्सियत के पीछे हमें नजर आए। और ये जो फैसला था ये खास तौर पर जो है उसको टारगेट किया था, जिसके बाद इन इदारों की तरफ से और जो PTI की हुकूमत है उनकी तरफ से जो है वो काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा गया था। और जो ये नजरसानी की दरखास्त, मैं ज़रा इमरान वसीम को भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। आदिल साहब, आपकी इजाज़त से। इमरान वसीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खासी नज़र रखते हैं। इमरान, थैंक यू फॉर योर टाइम, आप आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि आज है तारीख़ 22 सितंबर और ये केस चलेगा 28 तारीख़ को। अब 28 तारीख़ को जब ये केस लगेगा तो ये बीच के 6 दिन ठीक ठाक सही गुजरने वाले ना? कोई और मसला तो नहीं हमारे लिए? बीच के 6 दिन में क्या हो सकता है? बीच के 6 दिन जाहिर बात है कि आज जुमे का दिन है और कल हफ्ता और एतवार है और आगे से पूरा जो अदालती वीक होता है पीर के रोज से उसका आगाज हो जाएगा। तो जुमेरात के दिन इस समाअत को मुकर्रर किया गया। इसमें खास बात यह है कि ये फरवरी 2019 का फैसला था और उस फैसले के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसके मुताबिक 1 माह के अंदर आप नजरसानी दायर कर सकते हैं। तो नजरसानी की दरखास्तें तो 2019 के मार्च के महीने में दायर कर दी गई थी, जिसमें वजारत दिफा की भी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की थी, सियासी जमातों की थी, PTI की थी, MQM की थी
और शेख रशीद की जमात की थी, और इसके साथ साथ जो है वो इजाजुल हक की जमात की जानिब से भी रिव्यू फाइल किया गया था। सवाल यह है कि 4 साल के बाद ये नजरसानी की दरखास्त लगी है। इस दौरान आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस थे, उसके बाद गुलजार साहब चीफ जस्टिस बने, बदियाल साहब चीफ जस्टिस बने। किसी ने इस नजरसानी की दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, क्योंकि फैजाबाद धरने केस का जो फैसला था उसके ऑथर जज जो है वो काजी फाइज ईसा थे, और बेंच को जो हेड कर रहे थे वो मुर्शीद आलम साहब थे। तो मुर्शीद आलम साहब रिटायर हो चुके हैं। उनकी रिटायरमेंट के बाद और 3 जज साहबान चीफ जस्टिस साहबान के रिटायरमेंट के बाद पहली मर्तबा ये जो नजरसानी का केस है ये समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। तो इसलिए बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारी चहमगोइयां की जा रही हैं कि आखिर क्या वजह इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसमें अगर आप ये देखें कि जब एक रूल्स बने हैं कि 30 रोज के अंदर आपने इस नजरसानी की दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट में किसी भी फैसले के खिलाफ दायर करना है, तो क्या ये नहीं होना चाहिए था कि ये नजरसानी की दरखास्त 4 साल पहले या 4 साल के दौरान किसी वक्त भी लग जाती? नहीं लगाई गई, बल्कि ये वो फैसला था जिस फैसले की वजह से जस्टिस काजी फाइसा को एक रेफरेंस का सामना करना पड़ा, बरतरफी के रेफरेंस का सामना करना पड़ा, मिसकंडक्ट के रेफरेंस का सामना करना पड़ा। अब आप देखें कि जब ये रेफरेंस समाअत के ये नजरसानी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, अब सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि इसमें चीफ जस्टिस साहब ने कोई हम ख्याल बेंच तश्कील दे दिया है। तो ये बात भी कि ये जो 3 रुकनी बेंच जो 28 सितंबर को फैजाबाद धरने फैसले के हवाले से नजरसानी केस की समाअत करने जा रहा है, ये कोई हम ख्याल बेंच बना है। ये तो एक इमरान साहब, ये तो एक यकीनी तौर पर जो है ना हमारे यहाँ एक डिबेट चल पड़ी है कि जैसे ही 2-3 लोग जमा हो तो दफ़ा 144 लगा दो, और फिर दूसरा कोई अगर जज हो तो उनको कोई हम ख्याल है या मन पसंद है। तो ये पब्लिक डोमेन के मामला है। मैं ज़रा आदिल साहब से इन मामलात को ज़रा लिंक करता हूँ। इस वक्त जो एक ओवरऑल एक सिनेरियो है आदिल साहब, कोई कहता है कि बड़ा एहतसाब होना चाहिए। अब उस बड़े एहतसाब में वो किरदार हैं जो फैज़ाबाद धरना केस के फैसले में है। तो ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल है ये महज इत्तफाक है कि किसी ने वहाँ से नाम लिया, यहाँ नजरसानी की अपील शुरू हो गई, या ये चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन होके चैनलाइज होके ही चल रही हैं, बस थोड़ा माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ये ऐसे नहीं है कि ये सारा कुछ अपने अपने तौर पे हो रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होके चल रही हैं। देखें, जो इम्प्लीमेंटेशन 4 साल के बाद अगर ये केस लगा है तो यकीनी तौर पर काजी फाइज ईसा इस फैसले के तनाजुर में उन इदारों के सरबराहों से ये लाजमी पूछेंगे कि वो जो किरदार जो पॉइंट आउट किए गए थे, जिन किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया था, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ। मेरे ख्याल में ये जो नज़रसानी की जो दरख्वास्त सुनी जा रही है, काजी फाइज ईसा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे और इस पे इदारों से रिपोर्ट करेंगे और उसको अब वो किस तरह से प्रोसीड करते हैं। दूसरी मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी इस बयानिए पे काम कर रही है। वो जो है जनरल फैज़ का नाम ऑलरेडी ले चुकी है कि उनकी हुकूमत गिराने में जनरल फैज़ का बहुत बड़ा किरदार था। जनरल फैज़ उस वक्त मेजर जनरल थे जब 2017 में ये धरना हुआ। तो मुस्लिम लीग नून मुसलसल उनके खिलाफ एक बयानिया बना रही है, जनरल बाजवा के खिलाफ बना रही है। तो जब ये फैसला आया उस टाइम आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा थे, तो यकीनी उन पर जिम्मेदारी का जो है वो उन पर भी आती है कि उन्होंने जब अदालत ने एक हुक्म दिया था तो उसके बाद उसको इन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने एक डायरेक्शन उस फैसले में जारी की थी जिसमें उन्होंने सियासी जमातों के जो फंडिंग है उसके ऊपर सवालिया निशान उठाया था। तो इसमें मेरा ख्याल है कि वो तमाम इदारे, चाहे वो फौज हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, इन सब इदारों से वो इस फैसले के तनाजुर में जो इम्प्लीमेंटेशन या अब तक जो भी कार्रवाई जिम्मेदारों के खिलाफ की गई है उसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी और उसके ऊपर यकीनी तौर पर कोई डायरेक्शन बढ़ेगा। ये इसकी डेप्थ में जैसे जैसे जाएगा मामला जो है वो किसी का सियासी बयानिया समझ लें कि वो तक़वियत पाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये उनका जो क्लेम है यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, वो एक तरह से आप कह लीजिए इमरान वसीम साहब कि वो उस पर से धूल हट के सामने नजर आना चाहिए जब इलेक्शन कमीशन से मामलात की स्क्रूटनी होगी, जब पार्टी के फंड्स की मामलात होगी, फिर कुछ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी तरफ से इन मामलात को रेक्टिफाई किया जाएगा, देखा जाएगा। तो वो किरदार तो फिर उनके गिर तो गिरा तंग हो गया, और वो जो 2017 में वोट बैंक काटने के लिए काम शुरू हुआ था उसकी तो फिर तस्दीक हो जाएगी। इसमें 2 चीजें होंगी, जैसे अभी आदिल साहब फरमा रहे थे। सबसे पहले तो फैसला होगा नजरसानी की दरखास्तों का। नजरसानी की दरखास्तें अगर रद्द हो जाती हैं या फिर जो नजरसानी की दरखास्तें दायर करने वाले हैं वो अपनी पिटीशन वापस ले लेते हैं और फिर अदालत जो है इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी। पहले तो फैसला नजरसानी का होना है कि अदालत अपने फैसले पे नजरसानी करना चाह रही है, नजरसानी हो सकती है, किस हद तक हो सकती है, पहले तो इस बात का फैसला होगा।
लेकिन अगर ये फैसला बरकरार रहता है, नजरसानी की दरखास्तें मुस्तरद हो जाती हैं, तो डेफिनेटली अदालत दौरान समाअत ये पूछ सकती है कि 4 साल पहले फैसला दिया था जिसमें इदारों को डायरेक्शन दी गई थी, पेमरा को डायरेक्शन दी गई थी, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई थी, वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन दी गई थी कि माजरत आप क्योंकि इन मामलों को कवर करते हैं, क्या जो पिटिशनर्स थे वो पैरवी के लिए अब इन हालात में तैयार हैं? मेरे ख्याल से जो सियासी जमातें एटलीस्ट वो तो लाजमी इन केसेस में जो है वो पैरवी करेंगे, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था कि इस केस में वो ऑब्जर्वेशन दी गई है जो मुकदमा अदालत के सामने था ही नहीं। तो बल्कि आपको शायद एक और चीज भी याद करा दें कि ये जो इसमें पीटीआई की जो नजरसानी की दरखास्त है, ये दूसरी नजरसानी की दरखास्त है, क्योंकि इससे पहले जब ये फैसला आया था एक नजरसानी की दरखास्त तहरीक इंसाफ ने दायर की थी। उस नजरसानी की दरखास्त में क्योंकि आखिर जज जैसे काजी फैसल साहब हैं, अब आप इनकी लीगल आप हिकमत अमली देख लें, प्लान देख लें कि अदालत में आते हैं जस्टिस काजी फैसल के फैसले के खिलाफ उनके सामने नजरसानी की दरखास्त दायर करते हैं और कहते क्या है कि इसमें जज साहब ने मिसकंडक्ट किया है तो जज साहब को बरतरफ किया जाए। भाई जिस जज ने फैसला दिया है उसके सामने नजरसानी की दरखास्त लगनी है, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि अपने आप को वो बरतरफी के अहकाम जारी करें? जब ये मीडिया पे खबरें चली इस नजरसानी की दरखास्त की, तो फिर वो नजरसानी की दरखास्त वापिस ली गई, एक नई नजरसानी की दरखास्त दायर की गई जिसमें वो जस्टिस काजी फैसल को बरतरफी का मामला था, वो तमाम चीजें नहीं लिखी गई। लेकिन फिर हमने देखा कि ये फरवरी का फैसला है, मार्च में नजरसानी आती है और फिर अप्रैल के एंड में, मई के महीने में जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ बरतरफी का रेफरेंस आ जाता है, मिसकनेक्ट का रेफरेंस आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं देखने के हवाले से। तो देख लेते हैं, अभी तो इन 6 दिनों में बहुत सारी चीजें और निकल कर सामने आएंगी। आदिल साहब, यकीनी तौर पर ये एक हफ्ता गुजर चुका है बखैर आफियत, अगला हफ्ता जो है उसके वस्त में जाके ये केस आ जाएगा। मजमूई तौर पर बहुत सारे लोगों को ये इंतज़ार था 16 तारीख, 18 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, वो अब वो तमाम लोग, उनकी बेचैनी ख़त्म हुई, लोग मुतमईन हैं। इस्लामाबाद में इर्द गिर्द माहौल कैसा है? लोग मुस्कुराते हुए पाए जा रहे हैं? नहीं, देखे अभी तो आगाज़ हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ उनमें क्लैरिटी आनी है। बहुत सारे जो खदशात थे उनको दूर करने के लिए बहुत सारी इक़दामात अभी होने हैं। जैसे जैसे वक्त के साथ वो इक़दामात होंगे तो चीज़ें जो है वो क्लैरिटी की तरफ जाएंगी, तभी लोग मुतमईन होते हुए न दिखाई देंगे। अभी तो परेशानी और कंफ्यूजन कुछ लोगों में अभी तक है। हाँ, तो अभी देखते हैं। मैं जैसे बात कर रहा था इसमें, जैसे ये केस के हवाले से, एक तो वो जो आपने बात की थी कि एक हम ख्याल जजेस की, तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ऑलरेडी जब पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद में धरना देना चाह रही थी, तो उस वक्त जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो अतर मिनुल्लाह ने ऑलरेडी इस केस के रेफरेंस में जो है वो उनको यहाँ पे कोई टेम्परेरी रिलीफ नहीं दिया था और बाकायदा इस फैसले का वो हवाला अपनी, जब वो चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे तो वो हवाला दे चुके थे। तो एक तो चीज जो हमें इस बेंच में नजर आ रही है, एक तो काजी फाइज़ा बिल्कुल क्लियर हैं अपने फैसले के हवाले से। दूसरा जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह है वो सुपरमेसी, पार्लियामेंट की सुपरमेसी और दीगर मामलात में भी उनके जहन बिल्कुल क्लियर है और वो इस फैसले का रेफरेंस जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहूं कि जब पेशावर से जो है साबिक जो पीटीआई के सरबराह हैं और उन्होंने धरना शुरू किया था, तो यहाँ पे एक कॉन्टेम्प्ट का केस उनके खिलाफ फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और फिर हमने देखा कि जस्टिस बंदयाल और जस्टिस इजाजुल हसन ने जो है वो खुद ही सवाल उठाए और खुद ही उनको रिलीफ देने की भरपूर कोशिश की। ठीक है, चलें, सारा मामला भी इस सारे मामला में टेकअप होगा, जुमेरात को सुना जाएगा और बहुत सारे मामला, ना सिर्फ ये जो आपने मेंशन किए, बहुत सारे मामला टेकअप होंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इमरान वसीम साहब और मोहम्मद आदिल साहब, आपके वक्त का और आपकी राय का आपका शुक्रिया। काफी डिटेल डिस्कशन रही, काफी डिटेल डिस्कशन हो गई है क्योंकि मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखना ये है कि आने वाली जुमेरात को समाअत हो रही है, अब जो वो भारी जुम्मों के बजाय अब जुमेरातें भारी होने लगी हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी एक अहम खबर दे देते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से नई अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन के हॉकिंस की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, मईशत, इंतखाबात समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने नई अमरीकी काउंसिल जनरल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। ये विजुअल्स भी हमारे पास हैं, अगर हम दिखा सकें आपको तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुतालिक आगे चल के बताते हैं। लेकिन इस वक्त साबिक वज़ीर आला पंजाब जनाब हमजा शहबाज से मुलाकात हुई है अमरीकी काउंसिल जनरल की, और इस मुलाकात में जो अमेरिकन काउंसिल जनरल का वफ़द है
वो मौजूद है, अमेरिकन कॉन्सुलेट का जो वफ़द है वो मौजूद है, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून का भी वफ़द है। मजमूई तौर पर जो मुल्की हालात हैं या पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हैं और जो प्लेजेंटरीज इन मुलाकातों में मतलब आप कह लीजिए एक्सचेंज की जाती हैं, तो एक खैर सगाली का पैगाम लेकर जाया जाता है। लेकिन खैर अब हमारे यहाँ इन मुलाकातों को भी जो है वो आप कह लीजिए कि एक सवालिया निशान के साथ देखा जाता है, क्योंकि कुछ लोगों ने इन मामलात पर भी सियासत की है। गो के पाकिस्तान की सियासी एलीट से हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके नुमाइंदे मिलते रहते हैं। तो इसी किस्म की ये एक और मुलाकात है जो कि मॉडल टाउन में गालिबन हमजा शहबाज का जो ऑफिस है वहाँ पर हुई है। मनाजिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जी हाँ, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से नई अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, इसके अलावा ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उस पर बातचीत हुई है। और मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, इस मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं। सुहेब हसन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब, बताएगा इस मुलाकात के बारे में। जी बिल्कुल, आज से कुछ देर कबल साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की नई अमरीकी कौंसल जनरल जो क्रिश्चियन है उनके साथ मुलाकात हुई, और मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, मईशत और इंतखाबात में दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब का नई अमरीकी कौंसल जनरल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया और उनको फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। पाकिस्तान इस वक्त मुलाकात के बाद हमजा शहबाज शरीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान अमरीका से मजबूत और दोनों रियासतों के मुफाद के ताल्लुकात जो है वो चाहता है, और उम्मीद करते हैं कि अमरीकी कौंसल जनरल जो है वो पाकिस्तान की हक में जो है मुफाद में जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आप हमें बता रहे थे इस मुलाकात का अहवाल। और आगे बढ़ते हैं, आसिफ जरदारी की बात करते हैं जो कि मौजूदा सियासी हालात और नून लीग के तर्ज अमल से कुछ परेशान दिखाई देते हैं, और जरदारी ने मुस्तकबिल के सियासी सेटअप के लिए चौधरी शुजात से मशवरा मांग लिया है। नून लीगी हुकूमत इत्तेहाद के वक्त जो है, नून लीग हुकूमती इत्तेहाद के वक्त जो वादे कर रही थी अब उससे पीछे हट रही है। जरदारी साहब ने यह भी गिला किया है, और मुस्तकबिल के सियासी सेटअप के लिए चौधरी शुजात हुसैन से मशवरा भी मांगा गया है। और ये कहा गया है, जरदारी साहब की तरफ से शिकवा किया गया है कि नून लीग जो दावे करती थी या वादे करती थी उससे पीछे हट गई, और अब हमें एहसास हो रहा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अलबत्ता चौधरी शुजात हुसैन ने यकीन दहानी करवाई है कि वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। एक वक्त था जरदारी साहब के कहने पर चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग नून की तरफ आए, क्योंकि इन दोनों का भी एक माजी है, लेकिन अब ये भी वक्त है कि जरदारी साहब अपना शिकवा लेकर चौधरी शुजात हुसैन के पास गए, और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो ये मसला लेकर जाएंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास, और हम आपको लेकर जाएंगे मुर्तज़ा सोलंकी के पास जो इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। पर उसको पब्लिश कर दिया। आइन का आर्टिकल 51(5) जो है वो बहुत वजाहत के साथ कहता है कि इलेक्शंस आखिरी सरकारी तौर पर पब्लिश नताइज पर होंगे। तो क्योंकि मुश्तरका मफादात काउंसिल और पिछली हुकूमत ये कह के गई है, ऐलान कर गई है कि अब आखिरी जो मरदमशुमारी है वो 2023 की है, क्योंकि उसकी हल्काबंदी नहीं हुई थी तो वो इलेक्शन कमीशन के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो हल्काबंदियाँ करें, और हल्काबंदियों पर भी उस तरह से एतराज़ नहीं हुआ। इस पर हुआ कि आप जल्दी करें। लेकिन जो अच्छी बात हुई है वो ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ऐलान कर चुकी है कि 27 सितंबर को जो पहले नताइज हैं, जो प्रिलिमिनरी अबूरी नताइज हैं, और 30 नवंबर को हतमी नताइज का ऐलान होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये बहुत वजाहत से लिखा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का ऐलान होगा पूरे मुल्क में एक साथ। तो मैं तो उस पर बहुत खुश हूँ। शायद वो लोग खुश ना हों जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे कि ये लोग जो है वो तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, इनको कुर्सी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग गई है, कोई मकनातीस लग गया है इस कुर्सी के साथ। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हम सब लोग इस पर खुश हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन की तारीख देना नहीं है। इलेक्शन एक्ट के तहत ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। कल उन्होंने ये तो बता दिया है कि चांद कब नजर आएगा, किस तारीख को आएगा उसका ऐलान भी वो करेंगे जब हतमी जो नताइज हैं उसका ऐलान हो जाएगा। आखिरी बात ये कि मैं एक बार फिर इसका इयादा करता हूँ। मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 51(5) ये कहता है कि जब सरकारी मरदमशुमारी जो है वो जारी हो जाए तो उसके बाद उस मरदमशुमारी के तहत हल्काबंदियाँ हदबंदियाँ होने के बाद इंतखाबात होंगे। तो ये सारे मामलात हैं। इंतखाबात की तारीख आने के बाद निगरान हुकूमत भी खुश है।
और हम एक ब्रेक लेकर खुश होना चाहते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से अहम बैठक हुई है और इस दौरान गुफ्तगू भी हुई। नवाज शरीफ ने कहा है कि हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया। खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। जब तक साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने मीडिया को बताया है कि जो नवाज शरीफ की वापसी की तारीख है उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। गुजरावाला में कोई मुलाकात नहीं हुई। सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं गुजरावाला गया ही नहीं हूँ। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं, वो क्या रहे थे, ज़रा आप जल्दी से ये भी सुन लें। लोग जानना चाह रहे हैं कि सब खैरियत तो है। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे हुक्म दिया कि तुम लंदन आ जाओ जी, करना तो मैं चला आया। अच्छा मियाँ साहब, सर आपकी गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर, क्या कहेंगे? गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर आपके। शहबाज शरीफ साहब जब वापसी की डेट मियां साहब वही है। शहबाज शरीफ की बड़ी मोहतात और नबी तुली गुफ्तगू आप लोगों ने सुन ली होगी। खैर नवाज शरीफ गुजरावाला का खाना खाने के बाद बंदा इस तरह हो जाता है। अच्छा चलें, नवाज शरीफ की 4 हफ्तों में वापसी जनाब 4 साल तक जा पहुंची है। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क गए थे। शहबाज शरीफ के बयान हल्फी पर अदालत ने उन्हें जाने की इजाज़त दी थी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालतों में जमा होती रहीं। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम बढ़ता चला गया। सऊदिया, दुबई, यूरोप गए मगर वतन वापस ना आए। दुबई में अहम सियासी मुलाकातें भी करते रहे, लेकिन उन मुलाकातों के बाद भी उनकी तबीयत नासाजी रही और वतन नहीं आए। अब खैर एक तारीख अनाउंस कर दी गई है कि अक्टूबर की 21 तारीख को वो आ रहे हैं। और सवाल ये भी है कि क्या जो नून लीग का नया बयानिया है नवाज शरीफ की वापसी में, उसकी वजह से कुछ मुश्किलात हैं? क्योंकि नवाज शरीफ चंद रोज़ कबल एक पार्टी इजलास में खिताब में अपना बयानिया, पुराना बयानिया नए अंदाज से पेश कर चुके हैं। बाजवा, फैज़, साकिब निसार और खोसा मुल्क की तबाही के जिम्मेदार उन्होंने करार दिया और कहा कि पाकिस्तान को बुरे दिन दिखाने वालों का एहतसाब होना चाहिए, होगा, और मट्टी पाव नहीं चलेगा। मट्टी पाव वाला ये मामला है ही नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को बुरे दिन दिखाने वालों का एहतसाब हम लाजमी करेंगे और मुल्क को तबाही की हालत पर लाने वाले कत्ल से बड़े मुजरिम हैं। खुद एहतसाबी का पैगाम मुल्क के कोने कोने तक पहुँचाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह भी दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया है। जी हाँ, और नवाज शरीफ के आने की तारीख नहीं, वो खुद भी बदल गए हैं। ये कौन कह रहा है, ये आपको बताते हैं। इलेक्शन ना होने से निज़ाम रुका हुआ है। जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि हिफाजती ज़मानत करा लें इलेक्शन से पहले। चौधरी परवेज़ इलाही जो कि सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, तो इलेक्शन से पहले ही ज़मानतें करा लें और इससे उनकी हिफाजत भी रहेगी। ये उनकी जानिब से पैगाम दिया गया है। लेकिन नवाज शरीफ की हम बात कर रहे हैं, अगर वो वतन वापस आते हैं तो किन किन कानूनी चैलेंजेस का उन्हें सामना होगा वो आपको बताते हैं। नवाज शरीफ 2019 में अदालती रिलीफ पर इलाज के लिए बरतानिया गए। पनामा रेफरेंस में अदालत ने सज़ा में 4 हफ्तों का रिलीफ लिया। नवाज शरीफ के वापस ना आने पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता और मफरूर मुलजिम है। मुल्क वापसी के लिए कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत भी हासिल करना होगी। ज़मानत ना ली तो FIA एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार करने की पाबंद है। साथ ही साथ नवाज शरीफ को कानून के सामने पहले सरेंडर करना पड़ेगा, फिर तवील कानूनी जंग लड़ना होगी, पेशियाँ भुगतनी पड़ेंगी, मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा बाहर रहने की वजूहात भी देना होंगी। तो बहुत से कानूनी चैलेंजेस हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ को 70 की दिहाई में सियासत में शमूलियत इख्तियार करने के बाद जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पहली बार हुकूमत में काम करने का मौका मिला, जिसमें वो बतौर वज़ीर ख़जाना तैनात हुए। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने पंजाब के वज़ीर आला बनकर अपने सियासी करियर का सही मानों में आगाज़ किया। 88 के इंतखाबात में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से उभरने वाली पार्टी के साथ उन्हें विफाक में तो हुकूमत ना मिल सकी, लेकिन एक बार फिर वो वज़ीर आला पंजाब ज़रूर बने। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के गिरने के बाद 1990 के इंतखाबात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने IJI की क़यादत संभाली और कामयाब इंतखाबी मुहिम के बाद पहली बार
वजारत उज़्मा का ताज उनके सर पर सजा दिया गया। लेकिन सिर्फ 3 साल में सदर गुलाम इसहाक़ खान से इख्तिलाफ़ात के बायस उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई तो नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत बहाल करने की दरख्वास्त की। हुकूमत बहाल हो गई, मगर यह बहाली वक्ती थी और एक बार फिर सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तिलाफ़ात पर समझौते के ज़रिए नवाज शरीफ को हुकूमत छोड़ना पड़ी। 93 के इंतखाबात में बेनज़ीर कामयाब हुई और करप्शन पर उनकी हुकूमत भी ख़त्म कर दी गई और फिर 97 में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की बारी आई। 3/4 की वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाले नवाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए। नवाज शरीफ के इस दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान ने पहली बार जोहरी तजर्बा किया और ख़ित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखते हुए उन्होंने इंडिया से ताल्लुकात उस्तवार करने की भी कोशिश की, लेकिन इस बार भी नवाज शरीफ अपनी मुद्दत मुकम्मल ना कर सके। अक्टूबर 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। शरीफ ख़ानदान पर मुकदमात बनाए गए, जेलें इस ख़ानदान का मुकद्दर ठहरी। शरीफ ख़ानदान के मर्द पाबंद सलासिल थे तो उस वक्त नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज और साहिबजादी मरियम नवाज ने आमरीत मुखालिफ मुहिम चलाई। परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील होने के सबब नवाज शरीफ ने सज़ा मुअत्तल होने के बाद सऊदी अरब में जलावतनी इख्तियार कर ली और फिर 2006 में लंदन मुआहिदे की सूरत 2 रिवायती हरीफ यानी नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान मीसाक़ जमहूरियत हुआ और मुल्क में जमहूरी दौर की वापसी और परवेज़ मुशर्रफ से छुटकारा हासिल करने का अहद किया गया। लेकिन पाकिस्तान वापसी की राह में हायल तैयारा मोड़, मुश्किलात और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने मुल्की सियासी नक्शे को बदल कर रख दिया। 2008 के इंतखाबात में PP की कामयाबी और मुस्लिम लीग नून का मखलूत हुकूमत में इत्तेहादी होना और फिर इस शीरो शकर इत्तेहाद का इख्तिलाफात में इस हद तक बदलना कि 2011 में नवाज शरीफ ने PP हुकूमत के खिलाफ मेमो गेट स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की और नवाज शरीफ वजात खुद पेश होते रहे। यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हो गए और यूं वो सिलसिला जिसके आगे लंदन में बंद बांधा गया था वो टूट गया। फिर 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ कामयाब हुए और इस बार नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल बल्कि मुल्की सियासी अशराफिया के मद्दे मुकाबिल एक खिलाड़ी को उतार दिया गया था और यूं सियासी नक्शा फिर अपनी मर्जी से तब्दील कर दिया गया। फिर डॉन लीग से शुरू होने वाले तनाज़े से मामला पनामा के हंगामे पर आकर ठहरा और यूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 5 साल मुद्दत पूरी करने का ख्वाब अधूरा लिए GT रोड के जरिए वापस शहर इख्तिदार से लाहौर आ गए और शोहराए आफाक वोट को इज्जत दो का नारा आम हुआ और नवाज शरीफ ने आवाम को मुखातिब करके शिकवा किया कि आपने मुझे इस्लामाबाद भेजा और उन्होंने मुझे वज़ीर आज़म हाउस से निकाल दिया। लेकिन नवाज शरीफ इस निकाले जाने से कुछ सीखे या नहीं ये वक्त बताएगा। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख आ चुकी है, वो वापस आ रहे हैं या नहीं, इस सवाल से कहीं ज़्यादा अहम यह है कि कौन से नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। वो नवाज शरीफ जो 99 में निकाले गए या वो जो 2006 में लंदन में मुआहिदा करते हैं। 21 अक्टूबर को वो नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं जिसे 2017 में निकाला गया या वो नवाज शरीफ जिसने 9 अप्रैल 2022 को मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवाया। ये सारे नवाज शरीफ एक दूसरे से मुतसादिम हैं, लेकिन एक चीज़ मुश्तरक है और वो ये कि ये शरीफ नागुज़ीर लड़ाई गैर ज़रूरी वक्त पर शुरू करता है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़ारूक वड़ाइश। फ़ारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये 2, 3, 4, 5, 6 जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमें मैसर थे हमने आपके सामने रख दी हैं। ये गुजरांवाला में क्या खाया शहबाज शरीफ साहब ने? शहबाज शरीफ साहब की तो तरदीद आ गई, आपके सामने है। नहीं, आपके पास क्या इत्तलात है? मेरे पास इत्तलात तो ये हैं, देखें अब तो मेरे ख्याल में दीवार के ऊपर लिखा सबको नज़र आता है। मेरी इत्तलात ये हैं कि शहबाज साहब की यहाँ पर मीटिंग्स थी, अगले 3-4 दिन की स्केजूल हो चुकी थी मीटिंग्स और कुछ आम लोगों से उन्होंने मिलना था, सियासी गैर सियासी हर किस्म के लोग। ठीक है। और ऐसे में वो उन्हें अचानक वहाँ पर जाना पड़ा और अब लोग कहते हैं कि ये वजह एक साफ़ है। डेफिनेटली वो आप कह रहे थे ना कि उन्होंने इस्लामाबाद भेजा, उन्होंने वहाँ भेजा, तो ये मुनासिब बात नहीं है कि एक पैगाम दिया गया कि आप देखें, आप अपना बयानिया ज़रूर बनाएं, मुखालिफ बातें भी करें, लेकिन ये एहतसाब की बातें अच्छी नहीं लगती और ये ऐसा मैसेज है, यानी सख्त मैसेज है। और जो शहबाज साहब ने भी कहा कि जनाब कोई तब्दीली नहीं है उसमें। और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि कल रात मैंने किसी से फ़ोन किया, किसी से बात करने की कोशिश की, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इत्तलात हैं जो हम साफ़ी। मैं फ़ारूक साहब, एजाज़ सैयद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। एजाज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि गुजरांवाला की मुलाकातों की तरदीद कर रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, और लंदन में आप समझते हैं कि इस तरदीद या जो मुलाकातें हुई लेट से उसके बाद बयानिया बदलेगा? इस वक्त बार्गेन क्या हो रही है लंदन से बैठ के? देखिए, इस वक्त लंदन से बैठ के जो बार्गेन है उनकी नवाज शरीफ साहब की तो ख्वाहिश यही है कि वो वापस आए और अदलिया उन्हें क्लीन चिट दे और वो अपनी पार्टी की कैंपेन चलाएं और वो अगले जो इंतखाबात हैं उसमें अपनी पार्टी को लीड करें। जाहिर है वो वज़ारत उज़्मा की तरफ देख रहे हैं।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके भाई भी इस तरह से सोचते हैं या एस्टेब्लिशमेंट भी इस तरह से सोचती है। मेरा ये ख्याल है कि देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स विद दिस व्हाटएवर हैज हैपेंड। एक तो ये है कि इनका बयानिया आया है आपके सामने, और दूसरा कुछ और बातें भी हुई हैं। मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारी कुव्वतें यहाँ पर अभी भी चाहती हैं कि इंतखाबात टाइम पर जो होने की बात है या इंतखाबात जो अगले साल जनवरी में करने की बात है, कुछ लोग चाहते हैं कि वो इंतखाबात जनवरी में भी ना हो, और उसके साथ साथ एक बयानिया जो है वो तश्कील देने की बात हुई है कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। और इसी तनाजर में आप देखें कि नैब के अंदर भी हाजिर सर्विस जो अफसरान हैं उनकी तैनाती का फैसला हुआ है, और भी बहुत छोटे छोटे इकदाम हो रहे हैं जो आगे जाके बड़ी एक मंजरनामे पे बड़ा इफेक्ट करेंगे। तो ये वो तमाम बातें हैं, और मेरी जहां तक मेरी कैलकुलेशन है और मेरी जहां तक अंदाजा है वो यही है कि शहबाज शरीफ सिर्फ ये बयानिया नहीं कहने गए, बयानिया कोई इशू नहीं है। शहबाज शरीफ जो है वो मियां साहब की वापसी की तारीख जो है वो जो मर्जी कहते रहे, मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ समझ रहे हैं कि ये सेफ है मियां नवाज शरीफ के लिए कि वो वतन वापस आए इस गिवन डेट पे जो कि जिसका अनाउंसमेंट किया गया। अच्छा फारूक साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है वापस 21 तारीख को नहीं आ सकते? और जिस तरह से हम बात करें सारे डॉट अगर कनेक्ट करें तो सियासी मंजरनामा कहाँ जा रहा है? मेरी किसी से इसी हवाले से बात हुई थी तो उसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त था, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो यही था कि नवाज शरीफ साहब ने जो तारीख दी है, मैंने कहा ये तब्दील कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह पहले तारीखें उन्होंने तब्दील की थी, कोई भी मसला हो सकता है, किसी किस्म का कोई चेकअप आड़े आ सकता है, कोई ऐसा मसला हो सकता है जो बिल्कुल एक फितरी सा मसला हो और वो आपके सामने रखा जाए तो सबको काबिल कबूल होगा। असल मसला तो इस वक्त जो मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो मैं सच्ची बात ये कि मैंने आपको बात बता रहा था कि एक लीडर से मैंने बात की तो ऐसा लगता था जैसे सांप सूंघ चुका है। यानी कैसे कि किसी को नहीं पता कि ये दो जो उनके अहम लीडर हैं वो मियां नवाज शरीफ से क्या मिलने गए हैं, इस मीटिंग में क्या तय हुआ है, ये जो बाहर मीडिया को बताया गया है ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये एक रवायती सी है। राना तनवीर साहब हमारे प्रोग्राम में ये कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती थी फ़ोन पे तो हम चले गए। खैर एजाज साहब आपकी तरफ आते हो, आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो सारा माहौल है एहतसाब पहले इंतखाब बाद में, अब इस एहतसाब में फिर इस एहतसाब की वही पुरानी डेफिनेशन है कि लिमिटेड एहतसाब, हमारे पंचिंग बैग्स तक का एहतसाब, या वो एहतसाब जिसके लिए 28 तारीख को भी समाअत मुकर्रर हो चुकी है, वो एहतसाब जिसको जाते जाते साबिका चीफ जस्टिस जो हैं उसका रास्ता दे गए, तो ये एहतसाब सबके लिए इस बार है या ये फिर वही पुराने पंचिंग बैग्स के लिए है? नहीं, ये देखिए ना, ये एहतसाब का वो पुराना तरीकाकारी है कि आप जो सबसे ताकतवर हैं वो चाहते हैं बाकी सबका एहतसाब हो, उनका एहतसाब ना हो। ठीक है, ये कभी भी इस तरह नहीं होता कि वो अपने घर का भी एहतसाब किया जाए, आमतौर पे नहीं होता। तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि कोई रिवायत बदलेगी। ये वही पुरानी दवाई दे रहे हैं जो माजी में इस मुल्क को दी जाती रही है, पुराना तजर्बात किए जाते रहे हैं और शायद अभी भी ऐसा ही है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें एक और बात जो है वो बड़ी अहम है जो की जानी चाहिए कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया दिया है कि वो जनरल बाजवा का और जनरल फैज का, मैं नहीं कहता हूँ कि ये कोई अच्छे लोग थे या इन्होंने कोई बड़े अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का अपना कारनामा क्या है, इनकी अपनी इखलाकी पोजीशन क्या है, वो बड़ी कंप्रोमाइज इखलाकी पोजीशन है कि मियां नवाज शरीफ आज कहते हैं कि इनका जनरल बाजवा का और फैज हमीद का एहतसाब होना चाहिए, तो नवाज शरीफ साहब का एहतसाब नहीं होना चाहिए कि जब ये वोट दे रहे थे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को, उस वक्त ये भूल गए थे कि इन्होंने उनके साथ ज्यादती किया 18 के इलेक्शन में। तो जब मीठा मीठा करते हैं तो उस वक्त आपा आ जाता है, अपने पॉलिटिकल मफादात इन्होंने। ये जो आप बात करेंगे बिल्कुल डेफिनेटली दुरुस्त है, इसमें थोड़ा सा ये इलॉजिकल ये नहीं हो जाएगा कि वो शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने जनरल बाजवा साहब के साथ भी काम किया और जो दूसरे साहब भी चले गए उनके साथ भी काम किया, एक अच्छा वर्किंग रिलेशन था, ये इन दोनों लोगों के नाम सिर्फ इस प्रेशर के लिए हूँ कि बाकी जो दूसरा इदारा है वहाँ के जो 2 फरीकैन हैं या 3 फरीकैन हैं उनको चलें आप घेरा डाल लें और वहां से मेरे मामलात रिवर्स करवा दें, तो ये नेगोशिएशन तो इस पोजीशन पे खड़ी हुई है ना इस वक्त। देखिए बात ये है कि एवरीवन नोज के जो बयानिया है ये बेसिकली इलेक्शन का बयानिया है, ना इनका मकसद है। होना तो ये चाहिए था कि ये तारीख से कोई सबक सीखते और कोई एक ब्रॉडर बयानिया लेके आते, एक
एक ऐसा बयानिया लेके आते जिससे इनकी इज्जत होती, तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इकट्ठा करते और एक कलेक्टिव बात करते। लेकिन इन्होंने वही पुरानी बात किया है, वही पंजाब का रोना और वही सिर्फ पंजाब का लीडर बन के रहना है और वही इक़्तिदार का खेल कि जी मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं या मेरी बेटी बन जाए या मेरा भाई बन जाए। अभी भी जो मीटिंग हो रही है ये शरीफ खानदान की मीटिंग हो रही है। ये देखे ना फरक भाई क्या बता रहे हैं कि जी पार्टी लीडरों को पता ही नहीं है। तो ये अभी तक इन्होंने सीखा ही नहीं कुछ। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि सिर्फ बड़े भाई को पता है, छोटे भाई को पता है या भतीजी को पता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का वजूद ही नहीं है। ये शरीफ एंटरप्राइज अनफॉर्चुनेटली है। मैं अपनी जाती राय दे रहा हूं। एक तरफ तो पार्टी के जो अपने लोग हैं वही एक पेश पे नहीं है, दूसरी जानिब फारूक साहब हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी खासे इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चौधरी शुजात साहब से मशवरे लिए जा रहे हैं कि क्या किया जाए। फारूक साहब नहीं, ये दिन तो मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसी एक मुलाकात की है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल चौधरी शुजात साहब भी एक बड़ी वीक पोजीशन पे खड़े हैं। खुद उन्हें अगर वो अपना जो दो उनके बेटे हैं, मेन मसला उनका है, अगर उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है तो इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट से या किसी भी और जमात की सपोर्ट के बगैर शायद वो इलेक्शन भी ना जीत पाएँ। तो ऐसे में ये एक वैसे एक मुलाकात है, खैर से गाली मुलाकात है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई सपोर्ट इस वक्त चौधरी शुजात साहब किसी जगह पे खड़े हैं। एजाज साहब ये कह रहे हैं कि 3 लोगों को वो चाहते हैं, 3 लोग वज़ीर आज़म बने, या नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा या शहबाज शरीफ। आपको लगता है तीसरा नाम जो आखिरी है उसके लिए है कोई गुंजाइश? क्योंकि मियाँ साहब के यहाँ तो 2 ही नाम है, अपना या उनकी साहबजादी का। नहीं, अभी तक तो मेरे ख्याल में 2 नाम हैं जो मेरी इतलात है, एजाज सैयद साहब बेहतर बता सकते हैं। वो ये है कि जो फार्मूला तय हो रहा है, और इस बड़े फार्मूले तय हो रहे हैं पाकिस्तान में, कि जी मियाँ साहब आएँ, 6-8 माह साल गुजारें, उसके बाद वो एक अपनी इज़्ज़त बहाल करके अपनी फिर ज़िंदगी गुजारें, साइड पे हो जाएं, फिर उसके बाद भाई आ जाए। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा फार्मूला जिसमें मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी को 5 साल के लिए इक़्तिदार दिया जाए जो आज के हालात चाह रहे हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। कल जाके कुछ भी हो सकता है, और मेरा ये ख्याल है कि उसमें यही फार्मूला तय हो रहा है कि चलें, नवाज शरीफ साहब की इस वक्त ज़िद है कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने, अपनी इज़्ज़त बहाल वो समझते हैं कि शायद इस तरह। मैं वक्त की कमी है, एजाज साहब से एक आखिरी सवाल। एजाज साहब, ये नवाज शरीफ साहब की ज़िद है कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने, या किसी ने कहा था कि आप चौथी बार वज़ीर आज़म होंगे जिसके लिए आप वो ज़िद कर रहे हैं? देखिए, मैंने जो बात कही है ना, उस मेरी बात का जिस्ट ये था या मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब की जो भी फार्मूला तय होता है या जो भी उनकी डिमांड है या जो भी उनकी ख्वाहिश है, पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली चीजें नवाज शरीफ ने तय नहीं करनी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ठीक है। दूसरी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उनकी ख्वाहिश यही है कि वो बने या उनके खानदान का कोई फर्द बने, उनका भाई बने या कोई और बने। ये थ्रू आउट उनकी, और अभी भी देख लेना कि अभी जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अपने घर में अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवाया और भतीजे को वज़ीर आला बनाया। तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे तजर्बाकार जो लीडर है या जिसका इस रीजन में बड़ा इन्फ्लुएंस है, इंडिया में इन्फ्लुएंस है, ताल्लुकात हैं, चाइना में शी जिनपिंग से ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान में ताल्लुकात हैं, ईरान में ताल्लुकात है, ईरान में इज्जत की नजर से देखा जाता है, अरब वर्ल्ड में इज्जत की नजर से देखा जाता है। तो जब वो इलेक्शन की बात होती है या सियासत की बात होती है तो उसे अपने ओहदे बांटते हुए अपने घर के अलावा को नहीं नजर नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली एजाज साहब, आई विश कि आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, वक्त की कमी है, हमें क्लोज करने का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फारूक साहब, थैंक यू, आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी, गुजरांवाला में मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन लंदन में क्या हो रहा है इस पर हमने बात करने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे कल मिलेंगे इंशाअल्लाह।